आज की इस लास्ट सेशन में जो हमारा एक सेशन चल रहा है, हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कि हमने ऑलमोस्ट दिसंबर में 3 महीने पहले स्टार्ट किया था और उसमें ऑलमोस्ट 96 भक्त बोल चुके हैं। तो आज का एक कंक्लूडिंग सेशन है। तो इस सेशन में लास्ट में हमने इनवाइट किया है हमारे जो को प्रेसिडेंट है हिज ग्रेस नाम प्रेम प्रभु जी, जो कि भौतिक दृष्टि से इंजीनियर थे। उसके बाद ये दिल्ली में थे, ईस्ट ऑफ दिल्ली पंजाबी बाग टेम्पल में। लेकिन इनके ऊपर गुरु महाराज की विशेष कृपा है और इन्होंने वहाँ पे यूथ प्रीचिंग करते थे, कांग्रीगेशन प्रीचिंग करते थे। अपना जो मटेरियल लाइफ पूरा छोड़ के फुल टाइम मंदिर में ब्रह्मचारी बन गए और गुरु महाराज की स्पेशल कृपा से इनको प्रीचिंग की बहुत अपॉर्चुनिटी मिली। और उसके बाद गुरु महाराज से इनसे इतना प्रसन्न है कि इन्होंने स्पेशल इनको सेवा दी चंडीगढ़ आने के लिए और यहाँ का ब्रह्मचारी आश्रम स्पेशली उसको डेवलप करने के लिए और मंदिर को भी डेवलप करने के लिए इनको यहाँ पे भेजा। और 2 साल से प्रभु जी यहाँ पे हैं और हम देखते हैं कि उसके बाद इन्होंने बहुत ही हमारा टेम्पल वाइब्रेंट कर दिया। और उसके साथ फिर गुरु महाराज ने प्रसन्न होकर इनको लास्ट ईयर को प्रेसिडेंट भी बना दिया। तो प्रभु जी इस्कॉन चंडीगढ़ और इस्कॉन पंचकुला दोनों के को प्रेसिडेंट हैं। और चंडीगढ़ के अंदर हम देख रहे हैं कि थोड़े से समय के अंदर इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर और एक हमारा मेडिकल कॉलेज थापड़, हिसार, अम्बाला, हिमाचल, पता नहीं जहाँ भी आप देखोगे आसपास जो भी शहर हैं सभी शहरों में प्रभु जी जा रहे हैं और प्रीचिंग कर रहे हैं। बहुत ही एक्सटेंसिव प्रीचिंग कर रहे हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी का जो टेस्ट है प्रीचिंग और इतना कह सकते हैं कि डायनेमिक डिवोटी मतलब हमने नहीं देखा। तो प्रभु जी के मुख से हम सुनेंगे कि प्रभु जी कैसे इस्कॉन से जुड़े और किस तरह से इस्कॉन में इस तरह से बढ़िया से जुड़े हुए हैं और स्पेशली हमारे चंडीगढ़ इस्कॉन को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं और उनकी क्या विजन है प्रभु जी बताएंगे। I request His Grace Nam Prem Prabhuji, please tell about how we came to Krishna consciousness. Yes, Prabhuji. हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं नंद महाराज प्रभु को धन्यवाद प्रणाम करना चाहूंगा और प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू। प्रभु जी से मुख से सुनना बड़ा अच्छा लगता है, वो नेक्टर बोलते हैं प्रभु जी। थैंक यू। व्हाटएवर जो मैंने सुना रिपीट करता हूँ, आई एम जस्ट रिपीटिंग व्हाटएवर। वेरी नेक्टेरियन टू हियरिंग प्रभु जी। ये जो सेक्शन रखा है हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा है, लेकिन अपने बारे में बताना वेरी एम्बैरेसिंग। समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या बताऊं, लेकिन फिर भी सेवा के रूप में तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा सबसे कुछ ऊपर नीचे ज़्यादा कम ज़्यादा कुछ बोलो तो आप पहले ही इग्नोर कर दीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो भक्ति में मैं कैसे जुड़ा, तो इसकी शुरुआत मेरी हम कौन हैं, मैं कौन हूँ और मृत्यु के बाद क्या होगा, और उसके बाद जब मृत्यु हो जाती किसी की तो उसको जब क्या किया जाता है, उसको मृत्यु के ऊपर मेरे बहुत सारे प्रश्न हुआ करते थे और फिर ये प्रश्न मुझे बहुत ही परेशान कर दिया करते थे कि हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी टू इंटरप्ट। प्रभु जी आपने जो शुरू में बोलना शुरू किया ना वो एकदम डिस्कनेक्ट हो गया था आपका, तो मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला। अगर आप प्लीज अगर फिर से बोल। हाँ जी सॉरी प्रभु। तो मेरी जो यात्रा है इस कृष्णा कॉन्शियसनेस की, मुझे लगता है कि बचपन हरे कृष्णा प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। इंटरनेट ना, अच्छा, मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ। हाँ जी, आई थिंक चेंज कर लें।
हरी बोल। हेलो। यस प्रभु जी, अब ठीक है। ठीक है ना। तो मेरी बचपन से इस प्रकार की मतलब जब मैं 4 या 5 साल का होऊंगा तब से ही एक प्रकार की ये जिज्ञासा थी मेरे अंदर की हु एम आई, जो हमारा थर्ड सेशन होता है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में। ये क्वेश्चन मेरा बचपन से ही था, 5वें 4थे या 5वें वर्ष में ही, कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इतना वो अंदर से झकझोर देता था कि मैं अपने पेरेंट्स को ही पूछता था कि बताओ कौन हूँ मैं। कहते तू बच्चा है। क्या बच्चा नहीं, कह रहे बच्चा तो बड़ा भी होगा, बूढ़ा भी होगा, फिर हमें जला दिया जाएगा, हम मिट्टी के अंदर चटे जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर तो पता नहीं उसके बाद क्या होगा। तो इस जिज्ञासा को कई बार दबा दिया जाता था, स्कूल में भी जाता था, वहां भी पूछता था हु एम आई। तो सेटिस्फैक्ट्री आंसर कहीं भी नहीं मिलता था, लेकिन मुझे इस चीज़ की बहुत बड़ी तलाश थी। और ऑल्दो मेरी स्कूलिंग डीएवी स्कूल में हुई थी, वहाँ पर झारखंड में बोकारो नाम की एक जगह है। मेरे फादर की जॉब थी, सरकारी नौकरी थी। तो स्कूलिंग में भी टीचरों से भी अच्छा मेरा संबंध रहे। टीचर भी जानते थे कि ठीक मतलब डिसेंट सा लड़का है। डिसेंट बॉयज में मेरी गिनती होती थी हमेशा, कि अच्छी एक प्रकार से जिसको कहते इमेज बनी हुई थी। और लाइब्रेरी में जितने भी रामकृष्ण मिशन के जो बुक्स होते हैं, विवेकानंद के लेक्चर्स जो होते थे, रिकॉर्डेड वो जो ऑडियो लेक्चर्स का उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन किया हुआ था, तो वो मैं पढ़ा करता था। काफ़ी इन्फ्लुएंस था। लेकिन टेंजिबल क्या होना चाहिए, किसको स्पिरिचुअल पाथ क्या होता है, तो वो कंक्रीट आंसर्स नहीं मिलते थे। लेकिन फिर भी एक सर्च लगा रहता था। तो उसके बाद फिर 10th में आया, तो 10th में मेरा स्कोर भी काफ़ी अच्छा रहा। पूरे इंडिया में 2nd पोजीशन था मेरा। और उसके लिए 26 जनवरी को 50 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है यहाँ पे। आपके जो 26 जनवरी का पैरेड होता है, रिपब्लिक डे पैरेड, तो उसमें 50 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। तो उसमें एक मेरा नाम भी था। तो पहली बार मैं दिल्ली इसलिए आया था, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया गया था, तो उस पैरेड में बुलाया गया। तो वहाँ पे एक ब्लेजर दिया था उन्होंने, ब्लेजर। फिर 3 दिन हमें घुमाया था वहाँ पर दिल्ली में। तो जब मैं रिटर्न आया था वहाँ, तो सभी जब भी वो ब्लेजर पहनता था तो सभी कहते थे राष्ट्रपति वाला ब्लेजर पहन के घूम रहे हैं। इस प्रकार से एक प्रकार के यश यश जो होता था, काफी उस समय मेरा यश जो होता था, कम उम्र में इतना सारा यश मिल जाना। लेकिन फिर भी इस चीज की तलाश थी, जो एक्चुअलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। करते करते फिर +2 हुआ। फिर +2 के बाद फिर दिल्ली में ही मेरा एडमिशन हुआ। लेकिन जब दिल्ली आया तो दिल्ली के जो रियलिटीज़ है, जो रियल पिक्चर है दुनिया का, एक तो हमें झूठा पिक्चर दिखलाया जाता है जो कि टीवी में, मूवी में, इस प्रकार से। दूसरा एक रियल पिक्चर होता है। तो जब दिल्ली में लोगों को देखा, उनके व्यस्त जीवन को देखा और उनके अंदर दुख को देखा, एक प्रकार मेरा ऑब्जर्वेशन शुरू से ही रहता था कि किसी भी स्थान पे जाओ, कुछ भी जाओ, तो ऑब्जर्वेशन करने की जो प्रकृति होती है स्वभाव मेरे अंदर थी वो। तो मैं उस सिटी को बहुत ऑब्जर्व किया करता है कि दिल्ली शहर क्या है, दिल्ली के लोग कैसे हैं। तो मेरा ऑब्जर्वेशन से यही निकल के आया कि यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं और सब भाग रहे हैं। कोई बस में भाग रहा है, कोई ट्रेन में भाग रहा है, कोई मेट्रो में भाग रहा है, बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। इतना क्यों भाग रहे हैं? भाग करके भी क्या कर रहे हैं? सब परेशान है, सब दुखी है। तो एक निष्कर्ष पे आ गया कि भाग दौड़ से तो कुछ नहीं होगा, कुछ तो है जो ये लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं इतनी भाग दौड़ के बावजूद भी। तो कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर में
सारे स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि कल्चरल थोड़ा शिफ्ट था, तो उस तरह से हम एक सिविलाइज्ड परिवार से आए थे, और ये इधर थोड़ा सा उतना सिविलाइज नहीं थे लोग। जो स्टूडेंट्स थे, they were not so much cultured। तो ये भी बड़ा शौक था मेरे लिए उसको अडेप्ट करना। सबकी भाषा अलग थी, और बहुत ही, जिसको कहते हैं, बहुत हार्श तरीके से कुछ नेचुरली बोलते थे, तो बहुत लगता है कि बहुत टेढ़ा बोल रहे हैं, कुछ सरकास्टिक बोल रहे हैं, कुछ इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो बोलचाल में, रहन सहन में, सभी जगह तो मेरा मन नहीं लगता था फर्स्ट ईयर में। बहुत उस प्रकार से मिस करता था अपने घर को, पेरेंट्स को, उस तरह से। और घर में भी मेरी माता जी का काफ़ी वो रहा है कि शी इज़ वेरी डिवोशनल बचपन से ही। लेकिन इस तरह से वो दुर्गा जी के उपासक थी बेसिकली, अभी भी है। और दुर्गा जी की उपासना तो हमें बचपन से सिखाया गया कि दुर्गा सप्तशती पाठ करो, ये करो, वो सब हम क्या करते थे। और उस तरफ एक माता का, जैसे शिव जी का ज्योतिर्लिंग, तो माता जी का भी बहुत सारे हैं। एक छिन्नमस्तिका मंदिर है वहाँ पर, तो वहाँ हम जाया करते थे। तो एक बार इस समय मेरे अंदर बहुत बड़ी उत्कंठा हुई कि बताओ क्या है सच्चाई। मैंने छिन्नमस्तिका माता से बहुत प्रार्थना किया था, वहाँ पे स्पेशल प्रेयर्स किए थे कि मुझे ये सब भौतिक चीज़ें कुछ नहीं चाहिए ना। ये यश भी देख लिया, यश में भी कुछ नहीं रखा हुआ। फिर एक बार मैंने अपनी माता जी से पूछा था, जो बताओ ये पढ़ाई लिखाई हम क्यों करते हैं। तो माता जी ने कहा पैसे कमाने के लिए करते हैं। जो पढ़ाई लिखाई की जाती है पैसे कमाने के लिए की जाती है। तो मुझे प्लस टू के बाद पता चला कि पढ़ाई लिखाई पैसे कमाने के लिए की जाती है। उससे पहले लगता था कि ऐसे ज्ञानवर्धन के लिए इस प्रकार से कुछ होगा इसका ऑब्जेक्टिव। प्लस टू के बाद पता चला, अच्छा ये पैसे कमाने के लिए पढ़ाई होता है क्या। बोला हाँ, और किस लिए पढ़ाई की जाती है। मैंने कहा मैं तो इसलिए नहीं पढ़ता पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाना ही ऑब्जेक्टिव है तो बड़ा अच्छा नहीं है, तो कुछ और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कहते नहीं, यही है, पूरी दुनिया इसलिए पढ़ती है। फिर मेरा पढ़ाई से थोड़ा डिसइंटरेस्ट हो गया कि ये फिर है क्या, मतलब पैसे, ये ऑब्जेक्टिव पैसा धन, ये ठीक नहीं है इसका ऑब्जेक्टिव। तो उसके बाद जब इधर आया कॉलेज में भी, तो इस प्रकार से ये सर्चिंग एटीट्यूड रहा हमेशा, और पूछता ही रहता था हु एम आई। और उस समय एक बुक आई थी योगानंद परमहंस की क्रिया योग वाली, वो बुक पढ़ता रहता था। तो उसमें उन्होंने बताया कि अपने सांस को ऑब्जर्व करते रहो, जितना अपने सांस को ऑब्जर्व करोगे धीरे 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 अपने आप को आप जानने लगोगे हु आर यू, है ना। तो फिर मैंने वो प्रैक्टिस शुरू किया था, अपनी सांसों का ऑब्जर्व करता था। सांस लेता था, छोड़ता था, सांस लेता था, छोड़ता। तो 1 महीने यही चला क्रिया योग। लेकिन काफी अच्छा रहा, उससे माइंड काफी कंट्रोल रहा। सांसों को जब ऑब्जर्व करते हैं तो थोड़ा सा तो रहता है, इससे हम बढ़ ही जाते हैं। बट फिर में यही क्वेश्चन आया मन में कि ये क्या है, सांस को ही देखो जाओ, फिर क्या है, इसका पूरा कंप्लीट पिक्चर नहीं है, जो भी है थोड़ा सा इसमें इनकम्प्लीटनेस है। लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरा जो रूममेट था वो किसी क्रिया प्रोग्राम में गया था, और वहाँ पे भगवत गीता बटी थी। और ये अपने इस्कॉन की गीता नहीं थी, गीता प्रेस वालों की गीता थी। तो वो लेकर के आया था भगवत गीता। तो उसने बस आया, अपने रूम में रख दिया, और उसने पलटाया भी नहीं, और मैंने उस गीता को पढ़ लिया somehow। और पूरी रात में 6-7 घंटे के अंदर, पूरी रात में, क्योंकि पतली सी होती है गीता, ज़्यादा मोटी होती नहीं है, ट्रांसलेशन ही होते हैं उसमें, वर्सेस होते हैं, ट्रांसलेशन होते हैं।
तो वर्ड्स ट्रांसलेशन पढ़ते पढ़ते 6-7 घंटे में पूरी गीता पढ़ ली। फिर मुझे लगा कि अब ये जो बुक है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मैंने गीता ही नहीं पढ़ी थी, क्योंकि गीता स्कूल में जो छोटी वाली गीता दी गई थी, आर्य समाज वालों की भी गीता है, बट उसका थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से उन्होंने समझाया हुआ, उसमें कुछ पता ही नहीं चला कि क्या है नहीं है। लेकिन गीता प्रेस वालों की गीता जब थोड़ी सी सरल है, तो उसको पढ़ करके लगा कि नहीं, ये जो बुक है ये असली बुक है, और जो इसमें कृष्णा कह रहे हैं उसमें बात में तो दम है कुछ तो है इसमें। और कई लोगों ने इसको फॉलो किया है, तो निश्चित रूप से ये मुझे बहुत अपील किया समाव कि ये बुक्स, दिस वाज द मोस्ट सेटिस्फाइंग बुक और वेरी अपीलिंग बुक। तो मुझे अपील किया, फिर मैंने एक निष्कर्ष पे, धीरे धीरे मैं निष्कर्ष पे आता जा रहा था, हर एक जीवन के एक पहलू पे एक निष्कर्ष आ रहा था कि भाग दौड़ से हमें सुख नहीं मिल सकता, न यश में कुछ नहीं रखा हुआ है, धन से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और उसके बाद फिर इस निष्कर्ष पर आया कि ये जो भगवत गीता है ये ही प्रमाणिक पुस्तक है, संभव इस पर निष्कर्ष पर आ गया। और जो भी भगवत गीता के आधार पे अपने जीवन को चलाएगा वो व्यक्ति ही ठीक है, इस प्रकार के कंक्लूजन मन में आ गया था। उसके बाद संभव आफ्टर 1 मंथ ओनली हमारे कॉलेज में प्रीचिंग हुई, और उस समय पंजाबी विभाग की तरफ से फर्स्ट कॉलेज प्रोग्राम था वो 2005 फर्स्ट कॉलेज प्रीचिंग थी। तो उसमें रुक्मिणी कृष्ण जी आए थे और डिवाइस वगैरह सब कुछ हो चुका था, उस समय मैं वहाँ पे था नहीं। और उसके बाद जो MMC जो फॉलो प्रोग्राम्स होते हैं, फॉलो प्रोग्राम्स चल रहे थे, तो मैंने जो नॉर्मल डिवाइस है वो अटेंड कभी नहीं किया, जो फॉलो प्रोग्राम था उसमें मैं गया था। और उसमें भी कैसे गया, जो मेरा एक क्लासमेट था तो उसके हाथ में मैंने एक बुक देखी थी, और वो था लॉज ऑफ नेचर वाली बुक। और उसका जो फोटो है वो उसमें काफ़ी अपीलिंग फोटो लगी मुझे, कि गाय को वो काट रहा है, तो गाय के चेहरे पे मनुष्य है, गाय के बॉडी में जो चेहरा है वो मनुष्य का है, जो मनुष्य है उसका गाय का है। मतलब ये कैसे पिक्चर है कभी इस तरह की पिक्चर देखी। और ये व्यक्ति कैसा, ये लड़का कैसा है जिसने, क्योंकि मेरा एक इम्प्रेशन बना हुआ था कि जहाँ जो दिल्ली के लड़के होंगे वैसे ही होंगे, वो कभी स्पिरिचुअल बातें नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें से ये एक लड़का था जिसने ऐसी बुक रखी थी, तो मैं बड़ा इंटरेस्ट के साथ उसके पास गया और पूछा ये कौन सी पुस्तक है। तो उसने कहा कि तूने अटेंड नहीं किया, इस्कॉन वाले आए थे, वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम करके गए, अटेंड नहीं किया। मैं तो था नहीं इधर। बोले कोई बात नहीं, आज भी इनका प्रोग्राम है, इधर आ जाना शाम को 4 बजे, यहाँ पे क्लासेस होती है इनकी, उसमें आ जाना। ठीक है। कहा कि मैं तो नहीं रहूँगा, लेकिन तुम अटेंड कर लेना, क्योंकि मेरे फादर की तबीयत खराब है, तो मैं चला जाऊँगा। ठीक है। तो फिर मैं वेट करता रहा 4, क्योंकि कॉलेज तो हमारे 3:30 तक ओवर हो चुके थे, तो 4 बजे तक वेट करता रहा, और कोई भी नहीं था, मैं अकेला ही उधर वेट कर रहा था और कोई स्टूडेंट थे ही नहीं। तो करते करते फिर 4:30 बजे आए। 4:30 बजे 6 लोग आए उसमें। 6 लोग कौन कौन थे? रुक्मिणी के प्रभु थे, केशव मुरारी प्रभु थे, वेणु माधव प्रभु, जैसे आजकल विवेक बिंद्रा के नाम से आप जानते होंगे उनको, एक रणछोड़ प्रभु, ऐसे ऐसे 5-6 लोग थे, नित्यधाम प्रभु, सब आए पूरी टीम में धोती कुर्ते में। और इधर स्टूडेंट जो है, एक मैं था और एक बाद में कोई आ गया, 2 लड़के थे 6 प्रीचर्स थे, 2 लड़के थे उस क्लासरूम में हम गए तो सामने जो प्रीचर्स बैठे हुए थे, एक लाइन में सारे 6 लोग बैठ गए, सामने हम 2 लोग बैठे। तो प्रभु जी ने सबसे पहले भगवत गीता निकाली। मैंने कहा वाह, ये तो अच्छी चीज मिल गई। मैं भगवत गीता सोच ही रहा था कि जो भगवत गीता पे जीवन यापन करता होगा वो असली सच्चे पथ पे है, से राइट पाथ पर है। और गीता देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ अच्छा। फिर प्रभु जी ने 6 चैप्टर निकाला। 6 चैप्टर में जो ध्यान योग है,
डियालोग में, जिसमें भगवान एक्सप्लेन करते हैं कि ना ऊंचे स्थान पर न नीचे स्थान पर और एकांत स्थान पे, फिर ना नासिका अग्रभाग को ऐसे करते हैं, जो वो वाला श्लोक है उस पर उन्होंने डिस्कशन किया। फिर कहा कि आज के युग में ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल तो नहीं है। आज के युग में क्या प्रैक्टिकल है? हरि नाम प्रैक्टिकल है। तो माला निकाली, सबको माला दी। 2 लोग ही थे हम, तो माला किया हमने। तो पहली बार उस दिन मैंने चैंट किया हरे कृष्णा महामंत्र, और वो चैंटिंग का जो टेस्ट था आज समय आज तक नहीं आया। सालों बीत गए। जो मुझे फर्स्ट राउंड का जो एक्सपीरियंस था, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या मिल गया मुझे, इतनी बड़ी चीज मिली। मतलब आई वाज सो हैप्पी, सो एक्साइटेड। तभी जब एक माला हो गई तो प्रोजी ने कहा कि एक माला और करें। बोला हाँ प्रोजी करते हैं, क्या बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छी चीज है। फिर दूसरी माला की, फिर उस दिन माला भी लिया, भगवद गीता भी ली। फिर उस दिन हलवा प्रसाद लाए थे सब, पूरा ड्रम भर के लाए थे 2 लोगों के लिए। पूरा ड्रम भर हलवा प्रसाद। फिर एक दोना लिया, फिर उन्होंने ऑल लो ऐसे करके 5-6 दोने खा गए। मैं और मेरा जो साथी था साथ में, खा करके बड़े मस्त होकर के वहां से आज तो कुछ स्पेशल मिला है। वो करके फिर जब रूम पे आया तो बड़ा ही बड़ा हुआ व्यक्ति था। और जो मेरे रूममेट्स थे वो कह गया यार तुम अब चाल ढाल आपकी बदली हुई है। और जाते ही मैंने फिर 2 माला तुम्हारा की, फिर रूम पे भी 4 माला की, एकदम बैठ करके एकदम स्ट्रेट होकर के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम पूरे सीधे खड़े होकर के बैठ करके जब किया तो दोनों ऑब्जर्व किए जा रहे हैं कि ये क्या है, ऐसे क्या हो गया, ऐसे क्या चीज इसको तो बाबा बन गया, ये हो गया। तो इस प्रकार से वो मेरा पहला इंटरेक्शन था डिवोटीज के साथ। फिर हमारे कॉलेज में रेगुलर प्रोग्राम्स होते थे, वीकली क्लासेस होते थे, और इसमें ऐसे दो लड़के 3 लड़के ऐसे ही आते थे। तो उसके लिए स्पेशली एक मृदंग प्लेयर आता था, एक करताल प्लेयर आता था, एक प्रभु जी आते थे। 4 लोग उधर से आते थे, 2 लोग हम उधर से होते थे। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती थी कि इनका कितना डेडिकेशन है और इतने ये सब इतना प्रयास करे थे, मेहनत करे। तो मुझे बुरा भी लगता था कि हम 2 लोग ही हैं, लेकिन उन 2 लोगों के लिए भी उन्होंने कभी छोड़ा नहीं प्रोग्राम को, प्रोग्राम को कंटिन्यू रखे। और उससे होते 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 फिर हम 2 लोग जुड़ गए अच्छे से, तो दोनों ने आश्रम ज्वाइन कर लिया फिर वहीं पंजाई में। तो मेरे साथी और साधु स्वरूप गौरव उनका नाम। तो इस प्रकार से फिर मन में ही धीरे धीरे इच्छा जागृत होगी कि पूर्ण रूप से इसी में मुझे डेडिकेट करना है। तो फिर सेकेंड ईयर से ही हम लोग प्रीचिंग में लगे हैं कि इस कॉलेज में हमें अच्छे से प्रचार करना है। फिर डायरेक्टर से मिलना, फिर बड़े लेवल पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना। फिर वेणु माधव प्रभु बहुत एक्टिवली वहाँ प्रीचिंग करते थे, तो बड़े बड़े प्रोग्राम्स हम उनके लिए ऑर्गेनाइज करते थे। और ऑडिटोरियम हमारा हुआ करता था, तो 300 स्टूडेंट्स का, 400 स्टूडेंट्स का ऐसे। फिर फटाफट मतलब अभी 1 वीक का प्रोग्राम हुआ, अपना DYS कोर्स हुआ, फिर अगली वीक हम उनको ईस्टर कैलाश ले जाते थे, फिर उसके बाद हम वृंदावन लेके जाते थे। ऐसे 1 ईयर के अंदर ही उनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ। फिर गोवर्धन परिक्रमा ये वो सब कुछ कर करा के सारे वैष्णव टिकट, धोती कुर्ता, तिलक वगैरह सब कुछ ट्रेन करके एक 1 ईयर के अंदर ही, मतलब जो उसको रैपिड कोर्स जिसको कहते हैं, फटाफट करना। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मेरा पूरा प्रीचिंग में ही चला गया। अब पढ़ाई के लिए क्या। तो पढ़ाई पे फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जो काफ़ी पढ़ते थे, काफ़ी मेहनत करते थे, तो लास्ट मोमेंट में उनके नोट्स ले लिया करता था, तो अपना नोट्स मुझे दे दो। और नोट्स ले करके पढ़ के और मेरे मतलब अच्छे डिसेंट मार्क्स आ जाते। टॉप तो नहीं करता था बट डिसेंट आ जाते थे, 75% 80% आ जाते थे। और पूरे साल भर प्रीचिंग में लगा रहता था और लास्ट में ही पढ़ाई करता था, इस प्रकार से।
और फिर वहाँ पे हमने बेस भी खोला कॉलेज में, फिर बेस की शुरुआत भी की ऐसे ऐसे करके। तो ये कॉलेज डेज का था। फिर 4th ईयर में डिसाइड कर लिया था कि ये नौकरी तो मुझे नहीं करनी है। अब एक ही नौकरी केवल भगवान की ही करनी है, बहुत हो गया नौकरी। पर पिछले जन्म में बहुत नौकरी कर चुके होंगे, ये कर चुके होंगे, तो यही पे नौकरी करनी है, भगवान की सेवा करनी है, इस प्रकार का फर्म कन्विक्शन था। और फिर इसके लिए मुझे अपने पेरेंट्स को मनाना था कि उनको कैसे मनाया जाए। तो मैंने उनको 3rd ईयर से ही यात्रा करवाने शुरू कर दी थी। 3rd ईयर में ही था तो मैं उनको मायापुर लेके चला गया, और मायापुर में नवदीप मंडल परिक्रमा करा दिया, पूरा मायापुर घुमा दिया। तो उनको बड़ा अच्छा इम्प्रेशन रहा उनके लिए कि इस्कॉन जो है बड़ी अच्छी संस्था है, बड़ी संस्था, और डिवोशनल नेचर के वो थे ही। तो उन्होंने भी बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया सारी चीज़ें। और फिर 1 साल 2 साल घुमाया, फिर 4th ईयर के फाइनल में जब ग्रेजुएट हुआ, तो ग्रेजुएट होते ही मैं सीधे मंदिर ही चला गया, अपना सामान पैक करके सारा मंदिर चला गया, और घर पे बता दिया जो मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर प्लेसमेंट हो गई मेरी। फिर कहाँ पे हुई प्लेसमेंट? इस्कॉन में हो गई मेरी प्लेसमेंट। तेरी कितनी सैलरी देंगे? सैलरी नहीं देंगे, वो भक्ति सिखाएंगे, और सबसे बड़ी सैलरी तो यही है, भगवान की सेवा, और क्या चाहिए। कहने से थोड़ी होता है। फिर उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं नहीं थोड़ा जॉब कर लो, फिर है ना, मेरा भी इच्छा है, कितना पढ़ाया लिखा है, कुछ पैसे कमाना चाहिए। मैंने कहा आपको हम सबसे बड़ी धन देंगे, सबसे बड़ा धन जो होता है भक्ति का, इससे बड़ा धन कुछ नहीं होता। बाकी चीजें तो आपने देख ही लिया है, बस ये चीज अच्छे से नहीं देखी है। मेरा काम है आपको ये दिखलाना, इसके लिए मैं आप पीछे मत रहो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपको जितने इस्कॉन की तरफ से यात्राएं होंगी, जहाँ भी जितने भी इम्पोर्टेंट धाम है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको मैं घुमाऊंगा और आपको अच्छे से भक्ति करवाऊंगा। तो ये मेरी गारंटी है। बाकी एक आपका बड़ा बड़ा बेटा है ही, वो आपको सांसारिक सुख देगा, और जो आध्यात्मिक सुख है वो मेरे तरफ, और क्या चाहिए आपको। तो इस प्रकार से, क्योंकि मेरी मदर थोड़ी सी उस तरह से है, डिवोशनल टाइप की, तो मैंने अपनी मम्मी को पटाना शुरू किया। तो मम्मी फिर पिताजी को समझा देती थी कि चलो करने दो उसको, जैसे भी है। पिताजी भी धीरे धीरे मान गए। फिर थोड़ा चैलेंज तो रहा, दिक्कत तो होती थी। फिर जब घर जाता था थोड़े वो परेशान तो होते थे, लेकिन फिर मैं यही करता था जो उनको चैंटिंग कराना, गीता पढ़ाना, ये सब करके भगवान के बारे में डिस्कशन होता था। तो फिर वो ठीक है, जहाँ भी रहे बेटा खुश, हमारी इच्छा है तो खुश है, और कुछ ऐसे प्रेजेंट का। तो पहले तरफ से कोई दिक्कत नहीं आई, फिर बाद में कुछ आसपास के लोग थे, उनको दिक्कत होती थी। वो मेरे पेरेंट्स को कहते थे कि क्या है, जवान बेटा को तुमने ये कर दिया, रोका नहीं उसको, अभी खाने पीने के दिन थे, शादी करानी थी, बहू का चेहरा देखना था, ये सब क्या करा दिया। तो ऐसे से उनको भड़का देते थे। फिर पिताजी का फोन आ जाता था, ये क्या है, ऐसे क्या है। फिर ऐसे चलता रहा 1 ईयर, काफी स्ट्रगल रहा। फिर मैंने क्या किया कि अब है ना, प्रभा जी कहा करते थे अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, मतलब वो अटैक करते हैं तो मैं अटैक करूंगा उनके ऊपर। तो कैसे अटैक करता था मैं, जब भी घर जाता था तो बोलता था हम एक प्रोग्राम करेंगे, बड़ा प्रोग्राम करेंगे, है ना, सबको बुलाओ, इसमें जितने लोग तुम्हें बोलते हैं ना ये करना चाहिए वो करना चाहिए, सबको बुलाओ। तो सभी आते थे, 100-150 लोग आते थे। फिर खूब कीर्तन करता था, और गौर आरती, उसके बाद फिर कथा, 1 घंटे की कथा करता था। और वहाँ पे जो भी हमारी फिलोसफी है, सारी फिलोसफी सुनाता था। फिर बाद में वही लोग मेरे पेरेंट्स को बोलने कि हाँ आपका बेटा तो बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, अच्छी बात है। और फिर धीरे धीरे उन्होंने, जो उनका जो एटीट्यूड था, एक नेगेटिव अप्रोच था, काफी पॉजिटिव हो गया कि अच्छी संस्था में गया, अच्छा किया इसने,
बहुत अच्छी बात है। फिर मेरे फ्रेंड बोला हाँ अपने बच्चे को ही तो भेजा, अच्छा किया तो तो नहीं वो तो ठीक है, आपका बच्चा बड़ा अच्छा किया है। तो धीरे धीरे उनके तरफ से भी जो प्रेशर था वो ठीक हो गया, ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। फिर मैंने इसको एक अपने उसमें ईयरली प्लान में ही डाल दिया कि एवरी ईयर जाना है 3-4 दिन वहाँ पे कथा करनी है। और उससे धीरे धीरे प्रचार भी होता है, उसी बहाने कई लोगों ने माला शुरू कर दिया, कई लोगों ने बुरे हैबिट्स थे उनके वो सब छोड़ दिया, तो वो पार्ट तो मेरा अच्छा हो गया। फिर इसका जब ज्वाइन किया तो उसमें क्योंकि हमारा उस समय बहुत पंजाई बाग का जो एक्चुअल आप देखेंगे जो शूटअप किया है वो 2005 से ही स्टार्ट हुआ, बाकी 84 से ही वो टेम्पल है, लेकिन जो एक्चुअल प्रीचिंग हुई है वहाँ पर जिससे बहुत तेजी से आगे बढ़ा। तो वो जो बिगिनिंग फेज था प्रचार का, उसका एक हम भी पार्ट रहे हैं। तो कैसे कितनी मेहनत हुई है वहाँ पर, कितने इन्वेस्टमेंट हुई है, किस प्रकार का मिशनरी स्पिरिट था। तो उसमें फिर एक बार गुरु महाराज आए थे टेम्पल में, तो उन्होंने बोला ऐसे कि रुड़की बड़ा अच्छा कॉलेज है, रुड़की में प्रचार होना चाहिए IIT रुड़की में। तो फिर थोड़ा स्टार्ट किया उधर जा कर के रुड़की में IIT। तो इस प्रकार से क्योंकि वहाँ पे दिल्ली से आके हरिद्वार के पास पड़ता है रुड़की, तो वहाँ पे जाना स्टार्ट किया, फिर वहाँ पे जगह लिया। फिर उसके बाद वहाँ जो लड़कों का जो शेड्यूल होता है, दिन में उनके पास टाइम नहीं होता है, रात में ही टाइम होता है, इसलिए वहाँ जो प्रीचिंग क्लासेस होती थी हमने फिर नाइट में शुरू किया। 9 बजे तो क्लास शुरू होती थी वहाँ पे। तो पैंट शर्ट में जाते थे, फिर उनका जो टीवी रूम होता था उसमें स्टूडेंट्स को बुलाना, फिर 9 से 11 क्लास हुई, फिर प्रसादम, फिर उसके बाद जाते जाते वापस जहाँ पे हमने एक कमरा ले रखा था 11 साढ़े 11 इस प्रकार से 12-1 बज जाते थे। फिर 12-1 बजने के बाद फिर 4 बजे अपना मॉर्निंग प्रोग्राम है फिक्स्ड है, वो तो करना ही है। तो ऐसे काफ़ी दिनों मतलब जब भी प्रोग्राम्स होते थे लेट नाइट होकर के, फिर मतलब वही प्रीचिंग स्पिरिट था वो इतना हाई था कि करना है, महाराज ने बोला है रुड़की में प्रचार करना है तो अच्छे से करना है। तो इस प्रकार करते करते रुड़की में बहुत अच्छा हमारा सेटअप हो गया। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर 40 डिवोटीज IITs जो है वो वहाँ पर मतलब रहने इनमेट्स होते हैं। 100-150 लोगों का हम प्रोग्राम करते थे फर्स्ट ईयर में, फिर धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म हो करके 10-20 स्टूडेंट्स आ जाते थे बेस में। तो फिर उनको अलग अलग कैंप्स पे लेके जाना, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की के पास पड़ते हैं। तो फर्स्ट बिगनिंग 5 ईयर जो है मैंने पूरा रुड़की में इन्वेस्ट किया, और रुड़की से अभी तक जो टेम्पल में ज्वाइन किया है लगभग 10 भक्तों ने ज्वाइन कर लिया, जिसमें से 5 भक्त जो है इधर अभी अपने चंडीगढ़ टेम्पल भी आए हैं, सारे वो IIT रुड़की से ही है। तो उसके बाद फिर टेम्पल की नीड आई कॉन्ग्रीगेशन डेवलपमेंट की, कि कॉन्ग्रीगेशन तो है लेकिन हमें इसको अच्छे से करना है, डेवलप करना है। प्रभुपा जी भी कहा करते थे बॉयल द मिल्क कि वी नीड ट्रेंड कॉन्ग्रीगेशन ठीक है बट इट शुड बी ट्रेंड। तो फिर हमने एक टीम बनाई जिसमें मैं, बिमला प्रसाद प्रभु, नित्यानंद आश्रय प्रभु, 3 लोगों की टीम बनी टू डेवलप कॉन्ग्रीगेशन। 2014 से हमने स्टार्ट किया कॉन्ग्रीगेशन डेवलपमेंट में। फिर हमने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए कि पहली जो शुरुआत से लेकर के धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको जिस प्रकार की नीड है उस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए। और इसमें बहुत सारे सेमिनार्स जैसे वैष्णव एटिकेट, रीडिंग वर्कशॉप, चैंटिंग वर्कशॉप, डीलिंग विद डिवोटीज, इस सर्विसेज को किस प्रकार से करना चाहिए, फेस्टिवल्स को कैसे करना चाहिए, ऐसे से करके ईयर वाइज फर्स्ट ईयर जब आएगा तब उसका क्या होगा, फिर सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ऐसे करके फिर इसी में से हमें लीडर्स कैसे जनरेट करने हैं,
फिर उसके लिए प्रोग्राम, ऐसा करते करते 4-5 साल के अंदर ही उसमें बहुत बड़ा उसमें भी शूट अप आया कांग्रेगेशन में। और अभी आप पंजाबी बाग में लगभग 2-2.5 हजार भक्त, जो कि हम मान सकते हैं कि डेडिकेटेड टाइप से भक्त लोग हैं जो कि सेवा कर सकते हैं। और 60 ग्रुप्स चलते हैं वहाँ पे, 60 क्लासेस अलग अलग डिफरेंट एरियाज में। और फिर हमने वहाँ पर मंथली फेस्टिवल का कॉन्सेप्ट भी लगाया कि ऐसे एरियाज में जहाँ जो कि थोड़े टेम्पल से दूर हैं, तो मासिक उत्सव वहाँ पर किया जाए। और उस मासिक उत्सव से जो है हम धीरे धीरे स्मॉल ग्रुप्स निकाल लें। तो वो कॉन्सेप्ट किया, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। सो 10 मासिक उत्सव उधर स्टार्ट किए थे। तो इस प्रकार से ये कांग्रेगेशन की यात्रा रही। उससे पहले यूथ प्रीचिंग की यात्रा रही। फिर उसके बाद महाराज जी का प्रजी के पास फोन आया, जो चंडीगढ़ टेम्पल के लिए रिक्वायरमेंट है। पहले तो यमुनानगर के लिए आया था, तो वहाँ पे भी 1-2 दिन के लिए गए थे यमुनानगर। फिर बाद में आया कि नहीं, चंडीगढ़ इम्पोर्टेंट है अभी, फिर चंडीगढ़ स्टार्ट किया। तो इस प्रकार से रहा अभी तक की जो भी जर्नी है। बाकी जैसे आपने आगे का पूछा, आगे का विजन कैसा होना चाहिए, तो आगे का विजन तो ये है एज फार एज कांग्रेगेशन, क्योंकि कांग्रेगेशन जो है प्रभुपाद जी कहते थे कि ये बैकबोन ऑफ द सोसाइटी है, जो रीढ़ की हड्डी, और बहुत इम्पोर्टेंट होता है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जितनी अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, शरीर इतना स्वस्थ रहता है। जैसे रीढ़ की हड्डी थोड़ा कमजोर हो जाती है तो व्यक्ति बैठ जाता है। इसलिए रीढ़ की हड्डी का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, बैकबोन है वो। तो इसलिए कांग्रेगेशन को बहुत वाइब्रेंट होना बहुत आवश्यक है। कांग्रेगेशन वाइब्रेंट, उसमें खास करके उनकी साधना है और उनके आपस में जो संबंध है, जो सेवा है, टेम्पल में जितने सर्विसेज हैं, एक बड़ा परिवार दिखना चाहिए कि हाँ, एक मेरा ये बड़ा परिवार है। एक तो अपना घर वाला परिवार है, रिलेटिव्स है ये, लेकिन इस्कॉन के जो फैमिली है ये मेरी फैमिली है, और ये सारे मेरे रिश्तेदार, ये मेरे असली रिश्तेदार हैं, और यही लोग मेरे काम आएंगे। बाकी लोग भी काम आ सकते हैं, लेकिन भक्त जो स्पेशल है, क्योंकि अंत समय तक वही हमारे काम आते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक स्तर पे हमें ये एक स्पिरिचुअल फैमिली की तरह इस कम्युनिटी को देखना है, इसे अपना मान करके चलना है। और दूसरा है कि प्रभुपाद जी का जो स्पिरिट है, मिशनरी स्पिरिट है, तो इस मिशनरी स्पिरिट को कायम रखना है। तो मिशनरी स्पिरिट हो और हम प्रचार, क्योंकि महाप्रभु का भी यही मूड था, जाड़े देखो तारे को कृष्ण उपदेश, जहाँ भी देखो जिससे मिलो कृष्ण उपदेश में। उसका प्रभुपाद जी का भी यही मूड था। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जो बड़े बड़े सन्यासी लोग नहीं कर पाए, भक्ति सिद्धांत महाराज के जो बड़े बड़े सन्यासी थे, जो वो नहीं कर पाए, वो 3 गृहस्था कपल्स ने लंदन में जाकर के प्रचार करके किया। लंदन में इतना अच्छा प्रचार हुआ, गृहस्थों ने किया। फिर इस्कॉन में भी ज़्यादातर आप देखेंगे, ज़्यादातर अभी कम्युनिटी जो है वो गृहस्थास की ही है। इसलिए गृहस्थास को बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसमें खास करके 3-4 चीज़ें, जैसे कि अपनी साधना हो गई, दूसरा संबंध हो गया एक दूसरे के साथ, तीसरा सेवा हो गया, और चौथा स्पिरिट हो गया, जो अपना मिशनरी स्पिरिट है उसको बना के रखें और हमेशा आगे बढ़ने का सोचें। कई बार ऐसा लगता है कि हम तो बूढ़े हो गए, अब तो हमारा समय चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बूढ़ा और जवान जो है व्यक्ति अपने एटीट्यूड से होता है। कई बार व्यक्ति यंग होते हुए बूढ़ा हो जाता है, 20 का है लेकिन बूढ़ा हो गया, क्योंकि उसमें सीखने की इच्छा समाप्त हो गई तो बूढ़ा हो गया। लेकिन बूढ़े में अंदर खूब लड़ने स्पिरिट है, इनक्विजिटिवनेस है, और कुछ कर गुजरने की इच्छा है, तो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। तो कभी हमें अपने शारीरिक स्तर पर नहीं देखना चाहिए कि हम कैसे हैं, क्या है, क्योंकि ये तो बॉडली डेजिग्नेशन है। हमेशा स्पिरिचुअल
टर्म्स में ही देखना चाहिए जो प्रभुपाद जी हमें सिखलाते हैं। तो उससे हमेशा हम एक्साइटेड रहेंगे, खुश रहेंगे, एंथुजियास्टिक रहेंगे, और कुछ भी करने के लिए लोलुपता जिसको कहते हैं, सेवन मुखे ही जीवा दो, वो ईगरनेस बहुत आवश्यक है, इसको लौल्यम भी कहा जाता है। तो इसलिए इस प्रकार से अगर हम कम्युनिटी फीलिंग के साथ रखें कि जितने बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ब्रह्मचारीज हैं, उन सबको हम एक अपना परिवार की तरह देखें और इस परिवार को बढ़ाने का प्रयास करें। मोर द मेरियर, जितना ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा। बिग फैमिली, हैप्पी फैमिली। छोटा परिवार दुखी परिवार, बड़ा परिवार सुखी परिवार। ये हमारा लोग होना चाहिए कि बड़ा परिवार रखना है, बहुत ज़्यादा परिवार को बढ़ाना है और पूरे विश्व भर में इस परिवार को बढ़ाना है। तो इसके लिए अलग अलग हम चीज़ें करते हैं, यहाँ भी हम आगे कर सकते हैं कि जैसे ग्लोरिफिकेशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करना। फिर वहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट किया था कि पूरी कम्युनिटी को बुला करके जो एक्सेप्शनल सर्विसेज करते हैं डिवोटीज, उनको हम स्पेशल इनवाइट करते थे, उनको 2 मिनट का उनको ग्लोरिफिकेशन करते थे, फिर उनको स्पेशल गिफ्ट देते थे कि जो इन्होंने स्पेशल कंट्रीब्यूशन है उनका, और जो भी मेंबर जहाँ भी जिनका जो भी कंट्रीब्यूशन है उनको हम अप्रिशिएट करते थे काफ़ी। तो अप्रिशिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कई बार लगता है कि अप्रिशिएशन से इसका फॉल्स ईगो बढ़ जाएगा तो उसमें कमी रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार अप्रिशिएशन से हमारा उत्साह भी बढ़ता है, इंकरेजमेंट भी बढ़ती है, तो वो भी जरूरी है। और जितना अच्छी साधना रहेगी, जितनी अच्छी प्योरिटी रहेगी, उतना भक्ति को करने में और अच्छा आनंद आएगा। पैशन से और इग्नोरेंस हम जितना दूर रहेंगे उतना डिवोशनल लाइफ में उतना आनंद आएगा। ये पैशन और इग्नोरेंस ही हमारे भक्ति के ऊपर आवरण आ जाते हैं जो हम आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो इसलिए असत्संग को हम जितना अवॉइड करें, और सत्संग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, जब हम संग में आए और संग में सारी चीज़ें करें। भक्तों के संग में हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए इस प्रिंसिपल को लेते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। गुरु महाराज का बहुत बहुत अच्छा उनका विजन है चंडीगढ़ मंदिर को लेकर के। वो कहते हैं बहुत अच्छी सिटी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और चंडीगढ़ से हम तीनों राज्यों में बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि हाँ, एक वैष्णव कम्युनिटी क्या होती है, वैष्णव परिवार क्या होता है, और कैसे सब मिलजुल करके रहते हैं, खुश रहते हैं और भगवान की सेवा में। तो इस प्रकार का अपना ये विजन है, और आगे भी ऐसा कुछ करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, वेरी इंस्पायरिंग लाइफ। हमें पता नहीं था कई चीजें, मोस्टली नहीं पता थी इनफैक्ट, कि ज्यादा संपर्क रहा नहीं। किस तरह से अपनी इंटेलिजेंस को कृष्णा कॉन्शियस में लाके अपना जीवन सफल कर रहे हैं, और बाकी इतने सारे यूथ का और कांग्रीगेशन का सक्सेसफुल लाइफ उनका कर रहे हैं। आई थिंक बहुत कुछ सीखने का है हमें आपकी लाइफ से। तो आई थिंक आई विल रिक्वेस्ट हिज ग्रेस नंद महाराज प्रभु जी, वो कुछ बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, आपकी बचपन से लेकर आज तक की आध्यात्मिक जीवन यात्रा सुनकर। हमें लगता है कि आपने पिछले जन्म में बहुत भक्ति की है, और इस जन्म में वहां से शुरू करके आप प्रचार करने के लिए आए हैं। शुरू से बचपन से आप इंक्विजिटिव थे, और प्रीचिंग एस्पेक्ट अपने अपने पेरेंट्स को प्रीच किया, उन्हें कन्विंस किया, अपने उनके पड़ोसियों को कन्विंस किया अपनी प्योरिटी से, अपनी सिंसियरिटी से। देन आपने रुड़की में प्रीचिंग किया इंजीनियर्स को, उनमें से अनेकों फुल टाइम डिवोटी बने। उसके बाद फिर पंजाबी विभाग की कांग्रीगेशन को आपने मार्गदर्शन किया, और अब हम पर कृपा करने के लिए आपको गुरु महाराज ने चंडीगढ़ में भेजा है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि नाम प्रेम प्रभु जी हमारे बीच हैं। जैसे प्रभु जी आए
तो फर्स्ट प्रोग्राम उन्होंने तरंग नाम से बड़ा यूथ फेस्टिवल किया था। 500 young devotees, young students from many colleges came, प्रभु came, और उसमें वाइस चांसलर आए थे पहली बार पंजाब यूनिवर्सिटी के। तो वहाँ से हमारा लिंक पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़ा। उसके बाद वो सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हुआ और प्रभु जी यूथ प्रीचिंग करते रहे एंड काफ़ी लोग जुड़े, काफ़ी बाहर भी प्रभु जी जाते हैं जैसे बताया। और अभी जो लास्ट में महाराज ने इन्हें एक जिम्मेदारी दी है को प्रेसिडेंट की, इट इज क्वाइट एप्रोप्रिएट। महाराज दूरदर्शी हैं, योग्यता देखते हैं व्यक्ति की, और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि दोनों प्रभु जी, नामप्रेम प्रभु जी और कुंदन प्रभु जी, दे आर डूइंग वेरी वेल। मेन चीज होती है कोऑपरेशन। हमने पहले भी बताया कि मैंने जीवन में अनेकों ऐसे एग्जाम्पल देखे जहाँ कोऑपरेशन नहीं था। 2 persons were there, they fought, one left. But I am happy to see that both of them are working very cooperatively, very sincerely. एक की रुचि प्रचार में बहुत अधिक है प्रभु जी की, नामप्रेम प्रभु जी की, गुरुनंदन प्रभु जी की प्रचार में भी है, उनके मैनेजमेंट में भी है। दोनों एस्पेक्ट complementary to each other are available with the mercy of Guru Maharaj, and I see a very bright future for ISKCON Chandigarh, for our congregation। जैसा प्रभु जी ने कहा कि कांग्रेगेशन में वाइब्रेंट कांग्रेगेशन होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं सीतानाथ प्रभु, सुरसर प्रभु, शास्त्र प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु जी के संपर्क में रहें और जो ये बताएं जो प्रैक्टिकल है, we do for our congregation so that we also have a very, very, very vibrant congregation. And I wish Prabhu ji all the best in his services, in his spiritual life. Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। मैं इसके सीतानाथ प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा, टाइम काफी हो गया लेकिन फिर भी हम जरूर। जी प्रभु जी, मैं बहुत थोड़ा सा टाइम लूंगा। हरे कृष्णा। हाँ, बहुत अच्छा लगा आज नामप्रेम प्रभु को सुनकर। ऐसा लगा जैसे कि हमारे यहाँ चंडीगढ़ में आने के बाद एक फॉर्मल कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमारी हुई है। और जैसे प्रहलाद महाराज जो हैं बचपन में छोटे होते हुए भी वो उनकी जो आध्यात्मिक रुचि थी, उनका क्रीड़ा में, खेल कूद में उनकी रुचि नहीं थी। एग्जाम्पल नारद मुनि का आता है। नारद मुनि जो है एक छोटे से बच्चे थे, परंतु उनका खेल कूद में छोड़कर वहां पर जो परिव्राजकाचार्य थे उनको सुनने में उनकी रुचि थी, उनकी सेवा करने में उनकी रुचि थी। तो हम प्रभु जी का बचपन जो है वो इसी तरह से देखते आ रहे हैं कि किस तरह से इनकी रुचि जो है वो नॉर्मल खेल कूद में छोड़कर और आध्यात्मिक प्रगति करने की रुचि थी। वरना एक छोटा सा बच्चा जो है वो जन्म और मृत्यु का प्रश्न क्यों करेगा। फिर आगे इसमें प्रभु जी बढ़ते गए, आचार्यों का संग मिलता गया, जैसे प्रहलाद महाराज को मिला और जैसे नारद मुनि को मिला। और नारद मुनि के जो आचार्य हैं उनके कहने पर वो आगे चले। फिर उसी तरह से इनको रुक्मणी कृष्ण प्रभु से चैंटिंग मिली, और चैंटिंग जो है उसमें कृष्ण ने अपना क्या कहते हैं एक तरह से नाम का जो टेस्ट है या दर्शन है वो दिखाया, जैसे कि उनको मिला अपने नारद मुनि को। और फिर प्रभु जी जो है उसमें साधना करते हुए आगे बढ़े। तो हम देख सकते हैं कि प्रभु जी जो है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक बढ़िया डिवोटी के, एक हम्बल डिवोटी के अच्छे एग्जाम्पल हैं। इनके अंदर प्रीचिंग की स्पिरिट बहुत जबरदस्त है, क्योंकि कई बार ना जैसे हम भी किसी यात्रा वगैरह या कुछ ले जाने की प्लानिंग वगैरह कर रहे होते हैं। हम अभी प्लानिंग कर ही रहे थे, हमको पता चला कि नामप्रेम प्रभु ने प्लानिंग भी कर ली, उसको वो भी कर लिया और उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया। तो ही इज सो फास्ट, बहुत बढ़िया से करते हैं। और जैसे कि नंदमा प्रभु ने कहा कि हमें इनका निर्देशन लेना चाहिए, तो जरूर हम वो निर्देशन को लेंगे। हमने एक मीटिंग की है और फ्यूचर में और भी मीटिंग्स करके और इनके निर्देशन में जो भी कार्य है उसको हम आगे बढ़ाएंगे कांग्रेगेशन का।
तो हम चाहते हैं कि प्रभु जी का आशीर्वाद जो है वो हम लोगों के ऊपर बने रहे। इनके जो फायर है वो फायर जो है वो हमको भी मिले, ताकि हम भी प्रीचिंग का जो ये स्पिरिट है उसको आगे बढ़ा सके। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। आई थिंक शुद्ध सत प्रभु जी 1 मिनट बोलना चाहेंगे? यस प्रभु जी, अनम्यूट। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी के बारे में कुछ मैंने सुना से जब फर्स्ट टाइम मिला था तो आपके घर में शास्त्री प्रभु में घर में उस दिन कीर्तन था, तो प्रभु जी उस दिन आए थे और प्रभु जी ने प्रसादम लिया था हमारे साथ बैठ के, मेरे को याद है अभी भी। और पहले दिन की मुलाकात से ऐसे लगा था कि ये साधारण डिवोटी नहीं है, ये बहुत दिव्य हैं। जैसे कि इनके सुनने से ही हमें पता लगा, मतलब कि ये चैतन्य महाप्रभु की आर्मी में पहले ही थे, ये पहले ही चैतन्य महाप्रभु की आर्मी में थे, ये दोबारा प्रचार करने के लिए आए हैं। और ये एक डायनेमिक डिवोटी नहीं, एक पार्समणि की तरह है। जैसे इनके टच में जो भी आएगा वो भक्त बन जाएगा। और बड़े प्रेम से इनका जैसे नाम दिया है हमारे गुरु महाराज ने, नाम प्रेम, इनका नाम के जो प्रेम है, मतलब बहुत इतना मतलब प्रेम डाल देते हैं बंदे। कभी मैं गुस्सा होते नहीं देखा प्रभु जी को, हमेशा स्माइलिंग रहते हैं और बड़े प्रेम से कभी भी एजिटेट नहीं होते, आराम से बात करते हैं। और भक्त जो है इनके मतलब पूरी तरह इनके पास चला जाता है, पूरे अटैक कर लेते हैं। ये इसको देख के से बचपन से कैसे पेरेंट्स को लगाया, साधारण बात नहीं है ये। माया के साथ एक प्रकार का युद्ध है ये। और प्रभु जी ने उसमें आप ड्यूटी में भी जाके और इतने सारे कॉन्ग्रीगेशन डेवलपमेंट की और नए नए आइडिया प्रभु जी देते रहते हैं। इनके साथ मेरा काफी अट्रैक्शन है मंदिर में, जब भी मिलता प्रभु फोन भी आता रहता है, याद भी करते रहते हैं। स्पेशली हमारे कई सालों से जो मंदिर का ग्रुप था जो बुद्धिज्म में मतलब ब्रह्मजी जो है, जो मंदिर टेम्पल का ग्रुप है, वो काफी पीछे था। तो प्रभु जी के आते ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन देखिए नंबर 1 बन गया। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज बंद हो गई, डिस्कनेक्ट हो गया शायद। फोन आ गया होगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, इस बीच में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। प्रभु जी आ गए वापिस। यस प्रभु जी। हरे बोल। हाँ जी प्रभु जी। आप प्रभु जी की मैं देख रहा था कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में प्रभु जी मेरे साथ गए और अलग अलग आते ही हमने बद्दी में, हिमाचल में काफी जगह, लास्ट ईयर भी काफी जगह प्रभु जी हमारे साथ गए और वहां पे सबको उत्साहित किया इन्होंने, सब भक्तों को। और लास्ट ईयर भी बहुत बढ़िया रहा और इस साल तो मार्वलस था। आपने प्रभु जी ने अलग अलग जगह में जाके सब भक्तों को, जैसे जमुनानगर ले लो, अपना करनाल ले लो, हिसार ले लो, पूरे बठिंडा में ले लो, मोगा में ले लो, हर जगह बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया भक्तों को ले जाके इतनी सर्दी में। और हम नंगल मैन के साथ पर्सनली ऊना में गया प्रभु जी के साथ और इनको देखा मैंने। रात को हम तकरीबन 11-12 बजे सोए और सुबह प्रभु जी 3:30 बजे उठ के नहा धो के जप कर रहे थे। हम लोग लेट उठे, प्रभु जी जप कर रहे, मतलब मंदिर में वहां दर्शन करके भी आ गए थे, जप करके घंटा जप करके भी आ चुके थे। और इनकी साधना भी बड़ी स्ट्रांग है प्रभु जी की, ऐसा नहीं है। और प्रभु जी ने हमें पूरा उत्साहित करके रखा। 2 दिन हम रुके और लगा, ऐसा नहीं है कि डिवोटी की केयर भी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं प्रभु जी। और हमने देखा कि हम लोग थक गए हैं तो प्रभु जी कहते नहीं अभी और नहीं करेंगे, अब आप थक चुके हैं, अब रेस्ट कीजिए सारे। तो बहुत अच्छे से केयर भी करते हैं प्रभु जी। और आगे आने वाले समय में जो प्रभु को कोऑर्डिनेट है टेम्पल का कंस्ट्रक्शन का, खास करके फंडराइजिंग टीम में, तो मुझे बात कर रहे थे कि किस प्रकार हम जल्दी से जल्दी इसको इस तरीके से लेंगे। मैं कल ही बात में कर रहे थे, मैंने प्रभु जी बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं करना चाहिए और बहुत जल्दी इस पे आगे देखने को इसका रिजल्ट मिलेगा। तो टाइम काफी हो गया है, इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रभु जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें आशीर्वाद देते रहें इसी प्रकार कि हमें
आगे कांग्रीगेशन जैसे नंदमपू ने बोला है कि डेवलपमेंट के लिए आगे प्रभु जी का आइडिया, उन्होंने पहली मीटिंग में हमें बहुत कुछ काफी सारी बातें बताई थी, उसको एग्जीक्यूट करने का हम कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। आई थिंक सीताराम प्रभु जी कुछ बोल रहे थे। हाँ, छोटी सी बात थी प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी जो है वो कई जगहों पर प्रीचिंग कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर रहते हुए वो हिसार तक भी चले जाते हैं और अगले दिन से हिसार से सवेरे यहाँ पर पहुंच भी जाते हैं, मैं ये देखा हूँ। और हिसार में मेरे ब्रदर हैं और वो बता रहे थे कि वहां पर बहुत जो कांग्रेगेशन है वो कैसे डायनेमिक होती जा रही है प्रभु जी के आने के बाद। उससे पहले बता रहे थे कि हिसार में कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा बोलते थे। लेकिन उसके बाद जब कहते नाम प्रेम प्रभु आए उसके बाद सारा कुछ यहाँ पर बहुत डायनेमिक हो गया। और मेरे ब्रदर के केस में भी हम बोलते थे भाई चैंटिंग वैंटिंग कर लिया करो, या उनकी वाइफ को उनके ऊपर असर नहीं पड़ता था। पर नाम प्रेम प्रभु ने बोला तो पूरी की पूरी फैमिली जो है वो चैंटिंग कर रही है और पूरी की पूरी फैमिली जो है अब उसको बहुत बढ़िया से फॉलो कर रही है। तो ये प्रभु जी का जो है प्योरिटी है, उस प्योरिटी की वजह से ये हो पा रहा है कि मैं देखा हूँ कि कोई किसी को भी कुछ कहते हैं तो वो उसको फॉलो कर लेता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। आई थिंक जैसे हम जानते हैं प्रचार में प्योरिटी इज द फोर्स। तो प्रभु जी शुद्ध भक्त हैं, पैदाइशी शुद्ध भक्त हैं, जैसे नंदन प्रभु ने बताया, तो उस वजह से सारा कुछ हो रहा है। और हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमें प्रभु जी का फुल टाइम एसोसिएशन है और उनकी गाइडेंस के अंदर डेफिनेटली हमने जो इस्कॉन ग्रस्ता प्रीचिंग फोरम है, तो हम पूरा उनकी गाइडेंस में, निर्देशन में सारी सेवा करने की कोशिश करेंगे। तो प्रभु जी हमें कभी भी कोई भी इंस्ट्रक्शन दें, आदेश दें, हम हमेशा तैयार हैं और जो भी प्रोग्राम बताएंगे उसमें बड़ा बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। ये हमारा प्रभु जी के साथ पूरा सहयोग रहेगा और रिक्वेस्ट करेंगे प्रभु जी हमें ब्लेस करते रहें और हमें गाइडेंस देते रहे ताकि हम ये रास्ता प्रीचिंग जो कर रहे हैं उसको बढ़िया से करते रहें। तो प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम ब्लेस करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। कृष्णा हरे bless you. कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी, थैंक यू। 3 बार हम चैंट करेंगे सारे मिलके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। हरिनाम संकीर्तन की जय जय की जय। जय राधा माधव की जय। जय श्री गौर निताई की जय। जय गौर जय। प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। श्री गुरु श्री बाबा के भक्तों की तरफ से Thank you. नाम प्रेम प्रभु की जय। हरे कृष्ण। जय।